हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज हम भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत भारत इजराइल संबंधों पर चर्चा करेंगे। इजराइल के साथ हमारे संबंध काफ़ी मित्रतापूर्ण रहे हैं। हालांकि शुरुआती दौर में ये संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, यानी गर्मजोशी वाले नहीं थे, जिसे हम कहते हैं कि ना तो हम पक्के मित्र ही थे और ना ही शत्रु थे। ऐसा कुछ कारणों से था। एक, भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था और इसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, जबकि इजराइल जो था वो अमेरिका का समर्थक था। दूसरी तरफ भारत फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक था, जबकि इजराइल जो था वो फ़िलिस्तीन के काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना जो कब्जा था वो जमाता था, अपना दावा करता था। इजराइल को नेहरू जी का ये मानना था कि अगर हम इजराइल को समर्थन देते हैं तो ये अरब देशों के साथ हमारे संबंधों को ख़राब कर देगा, जो नेहरू जी नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय अरब देशों के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ हमारे संबंध जो थे काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मजबूत थे। ठीक है, तो इन कारणों से इजराइल के साथ शुरुआत में हमारे बहुत ज़्यादा दोस्ताना संबंध नहीं थे। यहाँ तक कि जब 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया तो भारत ने तुरंत उसको मान्यता नहीं दी। यहाँ तक कि 1947 में जब फ़िलिस्तीनी योजना के विभाजन का एक प्रस्ताव रखा गया यूएन में, तो भारत ने उसके खिलाफ मतदान किया। इसी तरह 1949 में भी भारत ने यूएन में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया था भारत ने। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत उस समय इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा संबंध बनाने में, दोस्ताना संबंध बनाने में, किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित करने में काफ़ी हिचकिचा रहा था। मेन बात यही थी कि अगर इजराइल के साथ हम संबंध बढ़ाते तो उससे हमारे फ़िलिस्तीन और अरब देशों के साथ संबंध खराब होने का डर था। लेकिन क्योंकि विश्व में हमारी जो छवि थी वो एक विश्व मित्र की थी और विश्व शांति बनाना हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा था, तो जल्दी ही नेहरू जी ने इस अपनी विश्व मित्र की छवि और विश्व शांति की अपनी नीति के चलते इजराइल के साथ अपने संबंधों को सुधारना शुरू कर दिया। हालांकि पूर्ण संबंध हमने तब भी स्थापित नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने संबंधों को एक धीरे धीरे नाम देना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसके चलते सबसे पहले 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी और 1953 में इजराइल को मुंबई में, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की भी अनुमति दे दी। वाणिज्य दूतावास यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो दूतावास होता है, जो केवल व्यापारिक क्षेत्र को देखेगा, वो खोलने की इजाज़त दे दी। उसके साथ हमने अभी भी अपने पूर्ण राजनयिक संबंध जो है स्थापित नहीं किए। इसका कारण वही था कि इसके कारण हमारे फ़िलिस्तीन के साथ संबंध खराब हो जाते, तो इसीलिए इजराइल को नई दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति अरब दुनिया के साथ संबंध खराब हो जाएंगे इस डर से नहीं दी गई, तो उसको केवल मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की इजाज़त ही दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल ने हमारे साथ अपने संबंधों को शुरुआत से ही निभाया है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ और उस समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही भारत की मदद करने में तटस्थ रहे, दोनों ने ही भारत की मदद नहीं की। उसी तरीके से 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध, इन सभी युद्धों के समय इजराइल ने अत्याधुनिक नवीन हथियारों से भारत की तुरंत मदद भेजी, भारत की तुरंत मदद की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इजराइल ने हमेशा ही शुरुआत से ही हमारे साथ अपने संबंधों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। फिर समय के साथ विश्व के जो घटना चक्र थे उसमें बदलाव आया और हम देखते हैं कि हमारे देश में भी बहुत सारे बदलाव आए। 1989 में कश्मीर का विवाद गहराता जा रहा था, उसके साथ ही 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया, यानी दुनिया से हमारा जो एक मजबूत दोस्त था उसका पतन हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान गैरकानूनी घुसपैठ लगातार भारत में करता आ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक परिवर्तन हमारे राजनीतिक परिवेश में आ रहे थे। दूसरी तरफ उसी समय भारत ने 1992 में, जब मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे और नरसिंह राव जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उस समय हमने उदारवाद की नीति अपनाई थी। ठीक है, हमने उदारवाद की नीति अपनाई, जिसे हम एलपीजी की नीति के नाम से भी जानते हैं, वैश्वीकरण की और उदारवाद की नीति अपनाई, और जिसके तहत हमने विदेशी जो देश हैं, बाहरी देश हैं, उनको अपने देश में निर्यात के लिए, अपने देश में निवेश के लिए, सॉरी निर्यात नहीं, निवेश के लिए हमने आमंत्रित किया था। तो उसी नीति के तहत भारत ने अपने इजराइल के साथ भी संबंधों को बदलने पर सोचना शुरू करा और उसके साथ हमने अपने साथ संबंधों के बदलने की शुरुआत की। और नरसिंह राव जो कि उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध शुरू करने की मंजूरी दे दी।
तो अब हम देखते हैं आखिर कौन कौन से हमारे जो सहयोग के मुद्दे हैं वो इजराइल के साथ रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि इजराइल रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक भी है और सैनिक निर्यातक भी है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो हमें इजराइल के साथ बांधे रखता है। ठीक है, भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद की घटनाओं से प्रभावित रहे हैं, दोनों ही आतंकवादी घटनाओं को झेलते आए हैं। तो इसने भी दोनों ही देशों में जैसे जैसे आतंकवाद बढ़ा तो दोनों के देशों के संबंधों को आपस में मजबूत हुए हैं। भारत ने भी इजराइल की हर संभव मदद करी है। जैसे भारत ने इजराइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के माध्यम से भारत ने इजराइल के 8 सैन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, यानी भेजा है। इसके अलावा हम दोनों ही देशों की यात्रा नीति काफ़ी मजबूत रही है और उसके माध्यम से हमारे जो संबंध है वो बहुत मजबूत हुए। जैसे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इजराइल की यात्रा करी और उसी समय इजराइल के तत्कालीन राष्ट्रपति एरियल शैरोन ने भी भारत की यात्रा की थी और ये यात्रा किसी भी इजराइल राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले जो हमने संबंध किया उसमें बताया था कि यात्रा नीति मजबूत संबंधों को स्थापित करने में एक सबसे बड़ी कारगर नीति रहती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और उसके साथ संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले यात्रा नीति का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो 2003 में एरियल शैरोन ने भारत की यात्रा की। फिर 2015 में हम देखते हैं कि पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने इजराइल का दौरा किया और ये राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने 2015 में इजराइल का दौरा किया, इजराइल की यात्रा पर गए। 2017 में फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर गए और ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रही थी। नरेंद्र मोदी की किसी भी यहूदी देश में ये पहली यात्रा थी। ठीक है, तो इजराइल पहला यहूदी देश है जिसमें नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए यात्रा की। जुलाई 2017 में नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और इस यात्रा को काफ़ी सराहा गया। मोदी जी की यात्रा को इजराइल ने, नरेंद्र मोदी की यात्रा को एक नए प्रकार के फूल गुलदाउदी फूल का नाम दिया और साथ ही गुलदाउदी एक प्रकार का फूल होता है जो अपनी पंखुड़ियाँ बड़ी जल्दी जल्दी खोलता है और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी इस फूल को लगा दिया जाए वो पूरी सजावट और सुंदरता के साथ वो जगह भर जाती है। ठीक है, तो इजराइल ने नरेंद्र मोदी की यात्रा को जहां गुलदाउदी फूल का नाम दिया, वहीं पर इजराइल में ही गुलदाउदी फूल की एक किस्म को मोदी फूल भी कहा गया। ठीक है, ये कहा गया कि अब से इस फूल को मोदी फूल का नाम दिया गया, मोदी फूल कहा जाएगा। ठीक है, दोनों ही देशों के मीडिया हाउस ने, हमारे भी और इजराइल के मीडिया हाउस ने, मोदी जी की इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। इस ऐतिहासिक यात्रा में ही भारत और इजराइल के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। 7 समझौते हुए हम दोनों देशों के बीच में, जो कि औद्योगिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में नए नए जो इनोवेशंस होते हैं, तो औद्योगिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, जल संरक्षण, राज्य जल उपयोगिता, विकास सहयोग, परमाणु घड़ियाँ, जियोलियो ऑप्टिकल, लघु उपग्रहों के आदि के क्षेत्र में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते भारत और इजराइल के बीच में हुए। फिर हम देखते हैं 2017 में भारत और इजराइल संबंधों के 25 वर्ष, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1992 में हुई थी। तो 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की और इस समय दोनों ने ही आपसी विवादों का आदान प्रदान किया, आपसी चर्चाएं हुई, जो आपस में विवाद थे उन पर डिस्कशन हुआ, उनको सुलझाने पर विचार हुआ। ठीक है, तो ये किसी भी इजरायली राष्ट्रपति की, एरियल शैरोन जिन्होंने 2003 में यात्रा की थी, उसके बाद पहली भारत यात्रा थी और ये काफ़ी ऐतिहासिक यात्रा रही थी। ये नेतन्याहू ने 25 वर्ष, भारत और इजराइल संबंधों के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान
नेतन्याहू की यात्रा के दौरान एक आधिकारिक समारोह भी हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। उसमें से एक लड़ाई थी हाइफा की लड़ाई। तो हाइफा की लड़ाई में जितने भी भारतीय सैनिक मारे गए थे तो उनको सम्मानित किया गया। और वहीं पर हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लॉन्सर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक त्रिमूर्ति चौक है, उसका नाम बदलकर भी 3 भारतीय हाइफा चौक रखा गया था। ठीक है, हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लॉन्सर का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 भारतीय हाइफा चौक रख दिया गया। तो हाइफा की लड़ाई में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे उनके सम्मान में एक बहुत बड़ी बात जो है उस समय कही गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान जब भी देखिए किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कोई यात्रा होती है तो उस समय काफ़ी समझौते और सहयोग के मुद्दे उठते हैं। तो ऐसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो आधिकारिक यात्रा की उस दौरान दोनों ही देशों ने साइबर सुरक्षा, तेल गैस उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशंस के क्षेत्र में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। नेतन्याहू की भारतीय यात्रा में दिल्ली के लिए उन्होंने कहा कि राफेल मिसाइलों को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास भी वो करेंगे और इसमें पूरी अपनी सहायता देंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू को गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया। ठीक है, नेतन्याहू को गेस्ट ऑफ ऑनर का सम्मान भी दिया गया जब वो भारत की यात्रा पर आए। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत और इजराइल के बीच काफ़ी बहुत सारे दूसरे सहयोग के क्षेत्र भी रहे हैं, जहाँ पे दोनों ही देश बढ़ चढ़कर एक दूसरे के साथ सहयोग के रिश्ते का पालन कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 महामारी प्रसार को रोकने के लिए भारत के द्वारा इजराइल को आवश्यक दवाएं, N95 मास्क अन्य चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति कराई जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल ने नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी के तहत भारत की अभिवादन प्रक्रिया नमस्ते को अपनाया है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे मजबूत संबंधों को दर्शाती हैं। यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि जून 2019 में भारत ने इकोसॉक आपको पता ही है, एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है, UN का एक महत्वपूर्ण अंग है इकोसॉक। तो जून 2019 में भारत ने इकोसॉक में इजराइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। इस प्रस्ताव में क्या था कि फिलिस्तीन के एक गैर सरकारी संगठन शहीद को सलाहकार का दिए जाने पर आपत्ति जताई गई थी। फिलिस्तीन का एक गैर सरकारी संगठन है शहीद, तो उसमें कहा गया था कि उसको एक सलाहकार का दर्जा दिया जाए UN के अंतर्गत। लेकिन इजराइल ने इसके विपक्ष में प्रस्ताव दिया और कि फिलिस्तीन के इस गैर सरकारी संगठन शहीद को सलाहकार का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, और भारत ने इस मुद्दे पर इजराइल का साथ दिया, इजराइल के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। ठीक है, दरअसल क्या है कि शहीद ने हमास एक आतंकवादी संगठन है और उसके साथ अपने संबंधों को स्पष्ट नहीं किया था, और इस कारण इजराइल ने कहा था कि इस नाते इसको जो है UN में सलाहकार का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो भारत ने इस समय इजराइल का समर्थन दिया, जिससे हमें भारत और इजराइल के मजबूत होते संबंधों की भनक मिलती है। लेकिन साथ ही इससे भारत और फिलिस्तीन के संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया। कूटनीतिज्ञ भारत की इस नीति को डी-हाइफनेशन की नीति का नाम देते हैं। डी-हाइफनेशन की नीति क्या है? ये डी-हाइफनेशन की नीति, देखिए डी-हाइफनेशन की नीति कहती है कि मान लो किन्हीं 2 देशों के बीच में आपस में टकराव है, लेकिन जो तीसरा देश है वो इन दोनों देशों के आपसी टकराव को नज़रअंदाज करते हुए दोनों ही देशों के साथ अपने संबंध, अपने रिश्ते मजबूत करता है। जैसे कि USA ने भारत और पाकिस्तान के संबंध में किया। भारत और पाकिस्तान में आपस में हमेशा टकराव रहा है, आप सभी जानते हैं, संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी USA की भारत के साथ भी संबंध हैं और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की नीति को हम डी-हाइफनेशन की नीति कूटनीतिज्ञ कहते हैं। तो यही डी-हाइफनेशन की नीति भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में अपनाई है। भारत, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के नहीं है, दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, दोनों के बीच में टकराव है। लेकिन उन दोनों के बीच के टकराव का असर भारत के इजराइल और भारत के फिलिस्तीन के संबंधों पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसी नीति को डी-हाइफनेशन की नीति कहा गया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मार्च 2020 में भारत ने इजराइल के साथ 880 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा भी किया, और साथ ही इजराइल को भारत में रक्षा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। विभिन्न फलों,
सब्जियों की खेती, बागवानी खेती, नर्सरी, सिंचाई क्षेत्र में इजराइल की तकनीक से भारत को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा इजराइल ने भारत में खारे पानी को पीने योग्य बनाने में भी कई संयंत्र स्थापित किए हैं। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लगाए हैं। इजराइल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल एक तरफ जहाँ इनोवेशन की नीति, इनोवेशन और तकनीक के मामले में आगे है, तो भारत जो है वो रचनात्मक प्रतिभाओं जैसे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स आदि के मामले में धनी है। इस तरह अगर देखा जाए तो दोनों ही देश एक दूसरे के बड़े सहायक हो सकते हैं। इजराइल हमें नई नई टेक्निक्स दे सकता है और हम उसे एक रचनात्मक प्रतिभाएं दे सकते हैं, और इस तरह दोनों ही देश एक दूसरे के बड़े सहायक होकर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और विकास के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। इजराइल को स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है, यानी वो नई नई इनोवेशंस करने में, नई नई चीज़ों की शुरुआत करने में माहिर है और उसमें सफल भी होता है। तो इस तरीके से वो अपने स्टार्टअप हब के रूप में भारत की बहुत सारी जो आईटी कंपनीज़ हैं उनकी सहायता कर सकता है। तो दूसरी तरफ भारत भी इजराइल के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है। इस प्रकार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध वर्तमान संदर्भ में बहुत ही जो है मजबूत होते जा रहे हैं, प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, और दोनों ही देश एक दूसरे के परम सहायक हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।